गुड इवनिंग एवरीवन। सबको गुड इवनिंग। चलिए, स्क्रीन आई थिंक ओपन हो गया होगा आप लोगों के लिए। और हम लोग एक नया चैप्टर की ओर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। उसी चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम आपको जनरल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट बताए थे, बहुत सारी बातें बताए थे। और आपको ये बताया था कि अभी आपको जनरल एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो धड़ाधड़ कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है हम इसी चैप्टर में आपका कवर कर देने वाले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। माइक ओके है एक बार, वीडियो ओके है, विजुअलाइजेशन ओके है, स्टेबलाइजेशन ओके है, ठीक है। स्लाइड आ गया, इपिक पेन है, ठीक है। चलिए, ड्राइव ठीक। चलिए, सब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे बहुत सारे टॉपिक। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, प्रीवियस क्लास में ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ एयर, रिलेटिव बेसिकली डेंसिटी वगैरह सब कुछ पढ़े थे। तो अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ना सर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो अप्रोक्सीमेटली होता है 96 डिग्री, 96 पॉइंट समथिंग, मानी 97 से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हाँ, तो इसका जो बेसिक फार्मूला, अच्छा इसको हम बताते हैं आगे, फिलहाल चलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, कोई भी इंसान है उसका बॉडी को अगर हम छू के देखेंगे, अगर उसको बुखार नहीं है, नॉर्मल है वो स्वस्थ, तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, अगर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आपका 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको हम लोग एवरेज 36.5 मानते हैं। ठीक है, बहुत सारा बुक में 36 भी लिखा हुआ है। तो 36 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के आसपास एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 36 से लेकर के 37 डिग्री तक एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चल ओके। ये जो चार्ट है, एक सेकेंड, ये चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं। क्या है चार्ट में, समझाते हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड को आप चेंज करना चाहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो फार्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये हो जाता है। और दूसरा फार्मूला क्या है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आप 5/9 F माइनस 32, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, आपको शायद स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब है कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि आपका डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है 50। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो ये वाला फार्मूला को एप्लीकेबल करेंगे। तो मतलब ये हुआ, आप ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, आप लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5, ब्रैकेट में लिखेंगे 50 और प्लस 32। तो ये चूंकि ब्रैकेट में है तो आप इसको इंटू कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 5 10 की 50 हो जाएगा। तो यानी 90 प्लस 32, ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट आई होप आपको ऐसे करने से निकल जाएगा, यानी 90 प्लस 32 बराबर 122, जगह 2, 122 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नॉट सेंटीग्रेड, तो चेंज किया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कभी भी अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, ये दो फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूला अगर याद रहता है तो आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9 क्लास 10 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए जो एग्जांपल में दिया हुआ है उसी एग्जांपल को ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो कोई नहीं, नहीं दिया है। अगर मान लीजिए बोला गया है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए डिग्री सेंटीग्रेड में उसका क्या वैल्यू होगा। तो अब फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, तो इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 इंटू 95 है ना, इसको हम एक काम करते हैं 90 बना देते हैं, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ज़्यादा कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो 90, उसके बाद यहाँ पे सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 92 ठीक था, 92 ठीक था। 92 फ़ारेनहाइट अगर है मान लीजिए, तो आप 92 माइनस 32 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/9 इंटू, आप दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो आपका 60 हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं कटेगा, तो इसके बाद आप इसको इंटू करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई 9, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो बेसिकली देखो, कहने का मतलब क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं, है ना। ये वाला जो फार्मूला है इसको याद कर लेना ना, थोड़ा सा अभी मेरा दिमाग में लोचा हो जा रहा है। ठीक है, 9/5 C, 9/5 C प्लस आपका जो फार्मूला है इसको देख लेना, मेरे दिमाग में अभी बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, अभ्यास में नहीं है इसीलिए बैठा हुआ नहीं है। और डिग्री सेंटीग्रेड को अगर चेंज करना हो तो 5/9, देखिए उल्टा हो जाता है, 9/5 है तो 5/9 हो जाता है, और यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाता है, यानी फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये फार्मूला दोनों आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। खैर इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। चलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट आप समझ गए, डिग्री सेंटीग्रेड समझ गए, अब आते हैं केल्विन पे। कभी भी अगर केल्विन को नापना हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा केल्विन में। जैसे अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आप उसमें 273 जोड़ देंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। ठीक है, 7 3 10 की 0 में 3, मतलब 303 केल्विन क्या हो जाएगा, ये आपका इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इतना केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप मतलब निकाल सकते हैं बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम क्लियर कर लेना चाहते हैं ताकि आपको आज भले तकलीफ हो कल मजा आए। ठीक है, देखो इंसान का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 36 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। अगर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, और 36 से कम हो जाएगा तब भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। फॉर एग्जांपल किसी आदमी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया है मान के चलिए, तो 37 से बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री फ़ारेनहाइट से भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो हम किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं भाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉडी का है टेम्परेचर, मतलब इसका बॉडी में बुखार आ गया है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं तो बोलते हैं यार इसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। 102 आते हैं तो बोलते हैं इसको हद बुखार आ गया है। 104 कहते हैं कि भयंकर बुखार है। ठीक है, 105 106 तक जनरली आपका बहुत ज़्यादा बुखार वाला आता है। तो ये क्या है सर, ये आपका फ़ीवर बढ़ रहा है, मतलब आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, आपका बॉडी का टेम्परेचर जैसे-जैसे बढ़ता है आपको मज़ा नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसी तरह से जब बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है तब भी आपको मज़ा नहीं आता है। आप बोलते हैं घर वालों को चादर ओढ़ा दो, एगो और ओढ़ा दो, एगो और ओढ़ा दो, रजाई ओढ़ा दो, ठंडा लग रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हाथ रगड़ो, पैर रगड़ो, स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका बॉडी कंफर्टेबल नहीं है। अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉडी टेम्परेचर है, अगर ये गिर जाता है ना बॉडी टेम्परेचर, तो फिर आपका बॉडी को डिकम्फर्टेबल फील होगा। सही से आप मज़ा नहीं आएगा, आपको डिकम्फर्टेबल फील होगा। ठीक है?
चलिए, तो ये बॉडी टेम्परेचर हमेशा बॉडी मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है। इसीलिए ठंडा का टाइम में आप अपने बॉडी को छूइएगा तो ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 ग्राम पर लीटर या फिर केजी पर मीटर क्यूब, ये दोनों का सेम यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका डेंसिटी है। तो हवा का डेंसिटी अगर कभी पूछा जाएगा तो 1.2 ग्राम पर लीटर होगा, यानी 1.2 केजी पर मीटर क्यूब आपका हवा का डेंसिटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखो, ये जो रूम टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ हम बेसिक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, समझिएगा थोड़ा दिमाग लगा के। मान लीजिए ऐसा है कि आप 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड में रूम टेम्परेचर में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कब होगा? जब आपका घर में अगर गर्मी का टाइम है, पंखा वंखा चल रहा होगा, आप नाप के देखिएगा। और अगर ठंडा का टाइम है तो पंखा नहीं चल रहा है, गेट खिड़की दरवाजा बंद है, बाहर से ठंडा हवा नहीं पहुंच रहा, जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको ना पंखा का जरूरत पड़ रहा है ना कूलर का जरूरत पड़ रहा है, उस टेम्परेचर को आप रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। ये आपका रूम टेम्परेचर मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे आता है, बट हम एक एवरेज मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? एक रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर भी घटेगा ना तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए ऐसे हैं कि आप कहीं से दौड़ के आए गर्मी में, तो आपको पसीना पसीना निकल रहा है। आप घर में बैठेंगे, गेट खिड़की दरवाजा बंद करेंगे और जैसे पंखा चालू करके पंखा के नीचे बैठेंगे गर्मी के दिन में, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप बोलेंगे अगर जन्नत कहीं है तो यही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी गर्म है। आपका बॉडी क्या है? 40 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आप गर्मी में आए हैं और ये जो ठंडा हवा आपको फेंकता है ना, रूम टेम्परेचर तो यही होगा 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब अचानक से 40 से 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है तो आपका बॉडी को कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आप स्वेटिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए ऐसा है कि रात को आप एसी चालू करके सो गए, तो आपको थोड़ा देर कंफर्टेबल फील होगा, मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप एसी को सेट किए और सो गए। थोड़ा देर आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बॉडी थोड़ा देर गर्म रहता है, फिर धीरे धीरे बॉडी ठंडा होना शुरू होता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे जैसे बॉडी ठंडा होने लगेगा आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आपका 18 डिग्री में 1 घंटा के बाद आप चादर खोजिएगा, कहाँ गया चादर, थोड़ा चादर ओढ़ के सूतेंगे, थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ में ठंडा लग रहा है, कान में हवा घुस रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, फील होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रूम टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए और बॉडी टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो बॉडी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो अब हिसाब से है भाई, अब हिसाब से ये है कि अब जो आदमी टफ टफ जिंदगी जीता है, मजदूर है, इस सबको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबका टेंडेंसी ज़्यादा है। और जो जिंदगी भर रहा है इसी कूलर में तो उसका टेंडेंसी अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होता है समझते हैं। देखिए, आप अगर कभी अपना दोस्त से बात कर रहे होंगे जो मुंबई में या उड़ीसा में रहता है, पुरी के आसपास, तो उसको पूछे होंगे कि यार पुरी गया था कैसा लगा, तो बताया होगा कि मुंबई में देखो गंजी पहन के घूम रहे हैं, यहाँ गर्मी नहीं लग रहा है, यहाँ तो मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है, और ठंडा में आप चादर ओढ़ के सोए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भैया हम तो चादर ओढ़ के सोए हैं, और सामने वाला बंदा को देख रहे हैं यार वीडियो कॉल पे कि वो तो गंजी पहन के बैठा है, वो तो बनियान में घूम रहा है। ऐसा क्यों? जबकि मौसम तो भारत है, भारत में तो सब जगह एक ही मौसम है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो पाता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि गर्मी नहीं है, मतलब सूरज नहीं निकला है और बहुत तेज धूप नहीं है, लेकिन आप रोड पे घूम रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि हवा नहीं चल रहा है। तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि यार उमस बहुत है। क्या बहुत है? उमस बहुत है। आप ऐसा क्यों होता है? जनरली रेनी सीजन में, यानी बरसात के समय में आप देखिएगा कि जब पानी वानी आता है ना, उसके बाद अगर आप रोड पे निकले और हवा नहीं चल रहा है सही से ना, तो आपको बहुत गर्मी लगता है। हवा नहीं चल रहा है, धूप भी नहीं है, छाँव है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आप रोड पे घूम रहे हैं या बैठे हुए भी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसका कारण है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जब पानी आता है, पानी आने के बाद जो जमीन है, सतह में पानी गिरा हुआ रहता है, उसका बाद उसका इवापोरेशन होता है, और हवा चूंकि सही से नहीं चल पाता है तो ये वेपर जो है वो अच्छे से हट नहीं पाता है, इसीलिए उस जगह पे पूरा वेपर वेपर रहता है। और आप उस जगह से चल के जा रहे होते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में फॉग और ड्यू दोनों इंक्लूडेड है, धुंध भी और छटा भी।
दोनों इंक्लूडेड है। ह्यूमिडिटी इज बेसिकली जॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का और प्रेशर का ये दोनों का जॉइंट इफेक्ट है, यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। हवा का दबाव कम है, यानी कि हवा सही से नहीं चल रहा है तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। हवा अगर सही से चल रहा है पूरा तो आपको थोड़ा कम गर्मी लगेगा। धूप भी निकला है तब भी आपको कम गर्मी लगेगा। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो और ज़्यादा गर्मी लगेगा, ह्यूमिडिटी और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग, स्वेटिंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। ठीक, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है स्वेटिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल बाई, मतलब अगर शरीर में पसीना आ रहा है तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा है, कुछ और लिख देते हैं हम, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, और गैसेस। चलिए, इसका आंसर बताना है आपको। स्वेटिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल बाई, मतलब इंसान का शरीर से जो पसीना आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है कि टेम्परेचर जरूरी है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पसीना आने के लिए, प्रेशर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पसीना आने के लिए, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पसीना आने के लिए, या फिर गैसेस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पसीना आने के लिए। इस चीज़ को आप पहले क्लियर कीजिए अपना दिमाग में। तो अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं गैसेस तो ये बिल्कुल गलत है, टेम्परेचर बता रहे ये भी गलत है, प्रेशर बता रहे ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसका हो जाएगा ह्यूमिडिटी। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को एक साथ लिखते जॉइंट इफेक्ट तब ये हो सकता है सही होता, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी दिया रहता तब भी हम ह्यूमिडिटी को ही चूज करते। ह्यूमिडिटी जो है मेजरली सबसे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल है पसीना आने के लिए तो वो ह्यूमिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब एक जगह का ह्यूमिडिटी को दूसरा जगह का ह्यूमिडिटी से कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे हम आपको थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिए, आप झारखंड में बैठे हैं, आपका दोस्त मुंबई में रहता है, आप वीडियो कॉल किए, ठंडा का समय है, आप चादर ओढ़ के बैठे हैं, सामने वाला बनियान में दिखा रहा है आपको कि देखो गर्मी नहीं है ना, मजा आ गया। तो आप उसको सामने वाला को देख रहे हैं तो वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं। वो बोल रहा है यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तुम्हारे उधर कम है, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये बोलेंगे फार्मूला, अगर माइंस में भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सरफेस से तो वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर कर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सेचुरेट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। क्या चीज़ है समझते हैं सर, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ऐसे बुझने में दिक्कत होगा। मान के चलिए वो गिलास लिए हम, इस गिलास में हम पानी डाल दिए पूरा, ठीक। अब पानी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए, स्टाइल रखिए, मतलब घोलें, 1 चम्मच चीनी डाल के बढ़िया से घुल गया, पूरा गायब हो गया चीनी। फिर हम 1 चम्मच चीनी डालें, फिर घोले उसको, पानी नहीं डाल रहे, पानी जितना का तितने, फिर उसको घोलें, थोड़ा देर में घुल गया। फिर 1 चम्मच और चीनी डालें, फिर उसको घोलें, फिर वो घुल गया। फिर 1 चम्मच और चीनी डालें, फिर घोलें। लेकिन अब हम गौर कर रहे हैं कि पहले हम डाल के अगर 10 बार घुमाते थे तो पूरा गायब हो जाता था चीनी, अब हम 20 बार घुमा रहे हैं, 30 बार घुमा रहे हैं, 40 बार घुमा रहे हैं, अब हमको बहुत ज़्यादा देर लग रहा है उस चीज़ को घोलने में। और एक टाइम ऐसा आएगा जब घुल ही नहीं रहा, आप चीनी डाल रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ चीनी रह जा रहा है, घुल नहीं रहा है भाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ का, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर उसका टेंडेंसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है जहां तक लास्ट वो चीनी घोल सकता है। इसी तरह से जो हवा होता है ना, उसमें वाटर वेपर घुल जाता है। वाटर वेपर क्या होता है, हवा में घुल जाता है। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि उससे ज़्यादा अगर हो रहा है ना सर,
उससे ज़्यादा अगर आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो फिर हवा में अच्छे से घुल नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा रहेगा, हवा में ही ऐसे घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि जितना घुल सकता है डिवाइडेड बाय जितना आपका नहीं घुल सकता है। आप इसको डेफिनेशन में अगर देखिएगा फॉर्मूला में कैलकुलेट करके, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर मास ऑफ वाटर वेपर पर मीटर क्यूब, जितना मास ऑफ वाटर वेपर अभी प्रेजेंट है और कितना घुल सकता था। अगर मान लीजिए ऐसा है कि 20% है और 10 घुल सकता था, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो 2% के आसपास में आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से जनरली होता है। जैसे मान लीजिए मास कितना है, अभी पाया गया है 200। ठीक है, घुल कितना सकता था, घुल सकता था मात्र आपका 2 घुल सकता था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे काट के, तो 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऐसे कर करके आप चाहें तो निकाल सकते हैं अगर दिया रहेगा तो, बट ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता। कैसा पूछता बताते हैं आपको। जो चीज़ हम आपको बताएं, देखिए कोलकाता में, मुंबई में अगर हम बात करें, तो जो समुद्र उमुद्र का किनारा है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 96% तक चला जाता है। 96% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। 96% अगर कहीं पे है तो वहाँ पे पसीना नहीं सूखने वाला। ठीक है, बहुत चिप 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 लगेगा। आप शरीर को ऐसे टच करके देखिएगा ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि पसीना है शरीर में। ठीक, ऐसा आपको हमेशा आभास होगा। अगर नॉर्मल आप घूम रहे हैं तो एसी वेसी में घूम रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली 80% तक रहता है, लेकिन बरसात उरसात का टाइम में या समुद्र के किनारे में अगर हम देखें तो 96% तक चला जाता है। ये मैक्सिमम है, एवरेज कुछ और होता है, ये मैक्सिमम बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाता है सर, उसका कारण क्या है? क्योंकि मुंबई के बगल में समुद्र है, उड़ीसा के बगल में समुद्र है, तो समुद्र में जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, पानी में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, उस जगह पे इवापोरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ठहरा टाइप का रहेगा। तो उस सब जगह पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और वही इवापोरेशन यानी वाटर वेपर उड़ उड़ के उसके आसपास में घूमते रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमिडिटी का ह्यूमन के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, मतलब 36 डिग्री पकड़ के चलिए, 36 से 37 के बीच में। तो 36.5 हम बोले थे कि एवरेज हम लोग मानते चलते हैं। तो 36.5 डिग्री आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। उससे जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आपको डिकम्फर्टेबल फील होता है ना, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जैसे जैसे एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जाएगा आपका पसीना बॉडी से ज़्यादा आते जाएगा। तो जब आपका ह्यूमिडिटी होता है आपके आसपास में, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपको सही से हवा नहीं मिल रहा होता है, जिसके कारण आपका हाथ में, पैर में, मुंडी में, सब जगह पसीना आने लगता है। और फिर जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा पसीना आएगा, और वो पसीना सूखेगा नहीं सर। अगर हवा सही से नहीं चल रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो पसीना सूखेगा नहीं। आप कपड़ा से पोंछ रहे हैं फिर पसीना आ रहा है, आप कपड़ा से पोंछ रहे हैं फिर पसीना आ रहा है, आप कपड़ा गीला हो गया लेकिन पसीना नहीं सूख रहा है। कारण क्या है उसका? ह्यूमिडिटी। क्या कारण है? ह्यूमिडिटी। तो ध्यान रखिएगा, पसीना आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है। इसी चीज़ को इसमें समझाया गया है। तो ह्यूमिडिटी को हम हटा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले हमको पता तो करना पड़ेगा ना भाई कितना ह्यूमिडिटी है। तो पता करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक हैंडहेल्ड पोर्टेबल अपरेटस, मतलब हाथों में उठाइए और चल जाइए माइंस में और वहाँ जाके जांच कर लीजिए। तो ये एक पोर्टेबल अपरेटस है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? मतलब हम माइंस को सरफेस के कंपेयर में नाप रहे हैं कि सरफेस के कंपेयर में यहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना ज़्यादा कम है। तो इसी को बोलते हैं हम हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है रीलिंग टाइप का, दूसरा होता है डिजिटल टाइप का। डिजिटल टाइप का सबसे पहले देखते हैं हम लोग। डिजिटल टाइप का बहुत सारा माइंस में उपयोग किया जाता है। भारत में इसका प्रचलन नहीं है ज़्यादा, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कैसा दिखता है? जैसा एक अलार्म घड़ी दिखता है बिल्कुल वैसा दिखता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखता है? इसमें सबसे पहले तो आपको टाइम बताएगा कि कितना अभी समय हो रहा है, तो पर्टिकुलर आपका टाइम भी बताता है। इसके बाद टेम्परेचर बताता है उस पर्टिकुलर जगह का जहाँ पे आप खड़े हैं। आप एक बार टिपिएगा तो आपको टेम्परेचर बता देगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद ह्यूमिडिटी बताता है परसेंटेज में। ध्यान रखिएगा, ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में होता है। 10% ये क्या ह्यूमिडिटी, 45% ये क्या ह्यूमिडिटी, तो ये ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में होता है। तो ये तीन चीज़ें होती है, और यहाँ पे कुछ बटन होते हैं। आप ये चाहेंगे तो इस बटन से इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे गए, खड़ा हुए, उसके बाद इस बटन को टीपें तो स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में होता है ना, वैसे स्क्रीनशॉट हो गया।
और उसके बाद अपना सरफेस में जाके आप रिकॉर्ड भर लिए कि इस जगह पे प्रॉपर इतना था या टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। तो डिजिटल टाइप का हाइग्रोमीटर बहुत ही ईजी टू वे इस्तेमाल करना है। भारत के कुछ माइंस में उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत में इसका प्रचलन अभी तक नहीं आया है। इंडियन माइंस में जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? रीलिंग हाइग्रोमीटर, ठीक है। रीलिंग हाइग्रोमीटर जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप कभी ना कभी देखे होंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आपको दिख रहा है ये है आपका रीलिंग हाइग्रोमीटर। एक लकड़ी का फ्रेम रहता है जिसको हम लोग वुडन स्केल भी कहते हैं। इसमें ये पूरी तरह से फिटेड रहता है। ये एक हैंडल रहता है जिसको घुमाने से ये पूरा तरह से घूमता है। इसमें दो ठो थर्मामीटर रहता है, एक होता है वेट बल्ब, एक होता है ड्राई बल्ब। पहले हम लोग इसका फंक्शन को समझते हैं, फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए देखिए, इसको गौर से देखते हैं। ये क्या है सर? ये है हैंडल। हैंडल क्या करेंगे? हैंडल पकड़ेंगे भाई, हाथ से पकड़ेंगे हैंडल को, ठीक। इसके बाद हम इसको घुमाते हैं तो ये 360 डिग्री तक रोटेशन कर लेता है, ठीक है। कितना डिग्री तक? 360, 360 डिग्री, मतलब पूरे घूम जाएगा ये, ठीक है। इसमें दो ठो थर्मामीटर है, एक ठो थर्मामीटर है वेट बल्ब वाला, एक ठो थर्मामीटर है ड्राई बल्ब वाला। वेट बल्ब में हम कपड़ा लगाते हैं, तो कपड़ा होता है मुस्लिन क्लॉथ या फिर सूती कपड़ा, उसको लपेट देते हैं। और ड्राई बल्ब में खुला रहता है। और ये होता है रिजर्वर, जो हम सेट करते हैं, खोलने लगाने का उपयोग किया जाता है। जनरली हम लोग सेट करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कैलिब्रेशन के टाइम हम करते हैं। तो चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। देखो इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, उससे पहले इसका एक चीज चीज समझो। समझो मेरे भाई, थोड़ा समझो अच्छे से। अगर आपको हाइग्रोमीटर दे दिया जाए और बोला जाए कि जाओ और जाके हमको बताओ कि उस प्रॉपर जगह पे एक पर्टिकुलर फेस है, आपको बोला जाएगा कि बताओ वहाँ का टेम्परेचर कितना है। आपको ह्यूमिडिटी नहीं पूछेगा। ह्यूमिडिटी तो पूछता तो आप बताएंगे कैसे निकालना है। आपको पूछ देगा बताओ वहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो आप कौन सा थर्मामीटर का उपयोग करेंगे? इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं। आपको बताना है वेट बल्ब टेम्परेचर या डाई बल्ब टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जो नॉर्मल टेम्परेचर को दर्शाता है, यानी उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को दर्शाता है, ठीक है। उस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ कितना टेम्परेचर है, ये कौन बताएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर या वेट बल्ब टेम्परेचर बताएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूरी तरह से एक थर्मामीटर ही होता है जो आप माइंस में उपयोग करते हैं। बस इस थर्मामीटर को हम एक फ्रेम में फिट किए हैं। क्यों फिट किए हैं हम आपको आगे समझाते हैं। और दूसरा ये जो है ये भी एक थर्मामीटर है जिसको हम फिट किए हैं, बस इसमें अंतर यही है कि इसमें एगो हम कपड़ा भींगा लपेटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पहले इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा हम लोग कैसा करते कैसे। सबसे पहले तो आप इसको ऐसा पकड़ते हैं जैसे फोटो दिखा रहा है, ये हाथ में पकड़ा, ऐसे एकदम पकड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट को, एकदम ऐसे पकड़े जैसे दिखा रहा है। पकड़ने के बाद इसको घुमाएंगे जोर से, है ना, कलाइयों को घुमाते हुए, जैसे बॉलिंग करते हुए घुमाते हुए उसे घुमाएंगे। घुमाएंगे कितना? 200 आरपीएम का स्पीड से। आरपीएम का स्पीड कितना होगा? 200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 200 बार घूमेगा एक मिनट में। 200 बार, 200 बार हमको घुमाना है एक मिनट में। अब ये जनरली होता है कि हम एक अंदाज से घुमाते हैं, ठीक है। तो घुमाएंगे। सबसे पहले कुछ कुछ बात था जो हमसे रह गए, उसको पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। ठीक है, समझते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का कपड़ा लपेटा है, ठीक है, वाइट कपड़ा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुस्लिन क्लॉथ। मुस्लिन क्लॉथ, या यूँ कह सकते हैं कॉटन का, सूती कपड़ा, धोती होता है ना बुजुर्ग आदमी का, तो धोती फाड़ के इसमें लपेट देंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे? जहाँ पे हमको टेम्परेचर नापना है, जहाँ पे हमको हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करना है, उस जगह पे हम एगो गर्म पानी का फ्लास्क लेके जाएंगे, सुसुम गर्म पानी, ज़्यादा नहीं, सुसुम गर्म पानी, ठीक है। और हम क्या करेंगे? उस कपड़ा को सुसुम गर्म पानी में डुबाएंगे और डुबा के इसमें लपेट देंगे, तुरंत एगो वाला में लपेट देंगे। उसके बाद इसको पकड़ेंगे हैंडल को और 200 आरपीएम का स्पीड से घुमाएंगे एक मिनट तक। घुमाने के बाद रुकेंगे, और रुकने के बाद सबसे पहले हम वेट बल्ब का टेम्परेचर नापते हैं। वेट बल्ब का टेम्परेचर WBT हम लेते हैं, इसको वेट बल्ब बोलते हैं, जिसमें कपड़ा, भींगा कपड़ा लपेटे हैं, उसको वेट बल्ब बोलते हैं। इसको क्यों ऐसा लपेटते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप करता है। समझते हैं इसका मतलब। मान लीजिए ऐसा है कि ठंडा का टाइम है
अब गर्म पानी किए हैं नहाने के लिए, आप सुसुम गर्म पानी करके नहा रहे हैं, नहाए मतलब पानी ठंडा गर्म मिक्स कर दिए हैं, आप उसको छू के देख रहे हैं तो बढ़िया गरम गरम पानी लग रहा है, आप उसको अपने बॉडी में डाल सकते हैं, उस लेवल का गर्म पानी, ठीक है। आप 1 लोटा पानी उझल दिए, अपना बॉडी में 1 लोटा पानी डालें, अगर आप 1 मिनट भी खड़ा रह जाइएगा ना पानी डाल के, तो धीरे धीरे आपका बॉडी में और ज़्यादा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? पहले की तुलना में और ज़्यादा ठंडा लगेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी आप गरम-गरम डाले हैं उसमें वेपर होता है, और भाप जैसे-जैसे उड़ता है वो पानी ठंडा हो जाता है तुरंत यार। तो जब पानी तुरंत ठंडा होता है तो आपको और ज़्यादा ठंडा लगता है, तो फिर से 1 लोटा उठा के तुरंत उझल लेते हैं आप, है ना? ऐसे करके बार-बार बीच-बीच में लोटा-लोटा उझलते रहते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। बस यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं। लोटा-लोटा पानी नहीं उझलते हैं, बट यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना, तो इसमें चूँकि गर्म पानी लपेटा हुआ है ना कपड़ा, ये टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप करेगा सर। इसीलिए पहले हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं। जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए ऐसा है कि आपका आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर का हम टेम्परेचर ले लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेम्परेचर ले लिए, और लेने के बाद एक तो फार्मूला होता है, इस फार्मूला में हम बैठाते हैं। फार्मूला भी आपको दिखाते हैं। 100 माइनस डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, ठीक है। मान लीजिए डीबीटी आ गया 45, डब्ल्यूबीटी आ गया 35, दोनों को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को, इस पर्टिकुलर डिफरेंस को हम लोग एक मल्टीफ्लाइंग फैक्टर से इंटू करेंगे। क्या है फॉर्मूला, फिर से हम बोलते हैं एक बार। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर 100 माइनस दोनों का डिफरेंस, डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी का डिफरेंस, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक। चलिए समझते हैं। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफरेंस है। अगर मान लीजिए डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी हम करते हैं, ठीक है, डीबीटी किए माइनस डब्ल्यूबीटी किए, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाले, और डिफरेंस अगर 25 से ऊपर है, 25 नहीं सर, 25 का बात नहीं कर रहे, 25 से ऊपर, 25 से ऊपर क्या होगा, 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 से ऊपर, लेकिन हम 25 बोलेंगे तो वो 25 से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो जो 25 से ऊपर है उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। इसी तरह से अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहे, 20 डिग्री से 25 डिग्री का मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा पूरी से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा पूरी, इसके बीच में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 रह जाएगा। तब क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके। लेकिन डिफरेंस अगर 20 से कम है या 20 तक है, 20 तक का मतलब 20 से कम, ठीक है ना, 20 से कम यानी 20, 19.9, तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लेंगे, 9 लेंगे, और इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहाँ पे इंटू करेंगे। अब हम ये दोनों को देख लेंगे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जितना रहेगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर डालेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि जब दोनों बराबर हो जाए, मतलब डीबीटी भी बराबर है, डब्ल्यूबीटी भी बराबर, ऐसा माइंस में जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तो बताइए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, पूछता भी है, कभी कभार पूछा भी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है यार कि डीबीटी अगर 50 है, चलो खुद कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस डीबीटी कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डब्ल्यूबीटी कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भैया 50 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा ना यार, है जीरो बचेगा, आई इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब एक बात बताइए, जीरो से कोई चीज़ को हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा सर। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगेगा और 100% हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो याद रखिएगा, जब डीबीटी और डब्ल्यूबीटी बराबर हो, चाहे इसको दोनों को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों ना कर दे, चाहे 4000 40,000 सेंटीग्रेड है, चाहे इधर भी 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितनों कर दे, ये दोनों अगर बराबर है तो ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका आंसर भी लिख दिया हम। अब आते हैं हम लोग, एक टॉपिक है जो अगला टॉपिक है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। देखो अभी हम जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा ऊपर जा रहे हैं सर, थोड़ा डीप में जा रहे हैं। डीप में जाने के पीछे का कारण है मेरे भाई, ईएमटी का वॉल्यूम 2 ही हम क्यों शुरू कर रहे हैं, हम वॉल्यूम 1 से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वॉल्यूम 2 इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये जो वॉल्यूम 2 है, इससे आसान आपका कोई वॉल्यूम है ही नहीं। दूसरा चीज़, माइंस इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसको आप देखिएगा, अगर आपको टाइम मिलेगा ना, थोड़ा सा भी ऐसे फुर्सत मिलेगा, तो माइंस इंस्पेक्टर का सिलेबस को आप देखिएगा। उसमें
वॉल्यूम 2 से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर माइनिंग पूरा जो डिसिप्लिन है उसमें अगर किसी से पूछ रहा है इंस्पेक्टर में, तो वो वॉल्यूम 2 से पूछ रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर करें, आसान भी है, मज़ेदार भी है। हम डिटेल में इसलिए घुस रहे हैं ताकि आगे हमको कॉन्सेप्ट समझाना ना पड़े, आगे हमको टाइम नहीं देना पड़े। पहला दूसरा चैप्टर में थोड़ा समय लगता है, लेकिन तीसरा चैप्टर से दनादन चलता है। ठीक है, अभी हम जो उस बैच में पढ़ा रहे हैं उसमें भी यही हो रहा है। लड़का लोग शुरू में थोड़ा बका गया, बहुत लड़का चला गया छोड़ के कि सर बहुत डीप में जा रहा है, डीप में जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी उसको समझ में आ जाएगा कि डीप में ही पूछता है माइंस इंस्पेक्टर में यार, क्योंकि आपको एक लेवल है ना सर, यूपीपीएससी, इसका नाम आप पढ़िएगा तो यूपीपीएससी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जब कोई एग्जाम लेता है ना, तो ऊपर ऊपर से नहीं पूछता है क्वेश्चन कि बताओ ये क्या है वो क्या, तो थोड़ा डीप में जाता है। तो आपका डीप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप आगे को समझ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आते हैं नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन पढ़ें उससे पहले मेरा एक सवाल है कि अगर हम ब्रह्मा भगवान हैं, थोड़ा देर के लिए माइंड मत कीजिएगा, हम भी हिंदू हैं, अगर मान लीजिए ऐसा है कि ब्रह्मा भगवान हमको कोई वरदान दे दे और हम उस वरदान का गलत फायदा उठाएं, हम 1 दशमलव, छोड़ो 1 दशमलव हटाओ, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए हम दुनिया से ऑक्सीजन को गायब कर दें, सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम चुटकी बजाएं थाइनोस जैसा और ऑक्सीजन गायब हो जाए दुनिया से, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आप एक बार सोचिएगा। अगर हम एक बार चुटकी बजाएं 1 सेकंड के लिए, मात्र 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड, 1 घंटा, आधा घंटा, क्या हो सकता है? चलो 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया, हम आधा सेकंड कहते हैं सर। आधा सेकंड के लिए अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या हो सकता है? छोड़ो आधा सेकंड, अगर हम 0.00000001 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को हटा दें तो क्या हो सकता है? ये तीनों में ना प्रभाव बराबर ही पड़ेगा सर। अगर हम 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन को दुनिया से गायब कर देना तो पूरा दुनिया में प्रलय आ जाएगा। आपको जान के बहुत ताजुब होगा, आश्चर्य होगा, लेकिन ये एकदम फैक्ट है। उसके पीछे का लॉजिक कारण सब बताते हैं आपको। माइंस में जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या 1 सेकंड ब्लास्ट होता है? एक पर्टिकुलर होल ब्लास्ट होने में 1 सेकंड लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिली सेकंड डिले डेटोनेटर आता है और मिली सेकंड में पूरा जमीन उड़ जाता है सर। ठीक है, इसी तरह से जो धरती होता है ना हमारा, धरती, धरती में 3 लेयर होता है। एक होता है कोर, मोटा मोटी, इनर कोर आउटर कोर मत बोलना, अभी हम बता रहे हैं। एक होता है कोर, इसको हमको थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, कलर को चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। एक होता है आपका कोर, ठीक है, ये क्या है? ये कोर है। इसके बाद एक होता है मेंटल, MENTAL, मेंटल, नॉट मेंटल। और ऊपर वाला होता है क्रस्ट। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है ना, उसमें लगभग 40% ऑक्सीजन होता है। ये अबाउट का साइन है, लगभग 40% ऑक्सीजन होता है। एग्जैक्ट जाता हमको याद नहीं है, 38 पॉइंट समथिंग शायद हम कहीं पढ़े थे, बट 40% मान के चलिए कि 40% क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है। अब अगर कभी भी ऑक्सीजन को हम खींच लेंगे तो क्या होगा? ये जो 40% है ना हिस्सा बाहर का, ये जो हिस्सा है ये तुरंत सिकुड़ जाएगा, तुरंत एकदम सिकुड़ जाएगा। कैसे सिकुड़ेगा समझते हैं। एगो प्लास्टिक का बॉल लीजिए जो बचपन में खेलते थे और जिससे मारते थे दोस्त लोग को फेंक फेंक के, वही बॉल को आप चूल्हा में डाल दीजिए। जो स्थिति उस बॉल का होगा बिल्कुल यही स्थिति पृथ्वी का होगा। अब सर आप पृथ्वी के ऊपर में ही घूम रहे हैं ना, आप अगर घूम रहे होंगे तो हम पूरा गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आप अभी वर्तमान में इस धरती के ऊपर में कुछ इस टाइप से बैठे होंगे, इस टाइप से खड़े होंगे, मतलब सरफेस पे होंगे। अचानक से अगर धरती धंस जाए तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो पहला तो प्रलय आ गया। दूसरा क्या चीज़ है, जितना भी बाइंडिंग एलिमेंट होता है ना, जितना भी बाइंडिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, जिप्सम हो गया, इस सब में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मतलब जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जिसमें कंक्रीट लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, वो सीमेंट एक झटका में पाउडर बन जाएगा सर। क्योंकि वो बाइंडिंग एलिमेंट खत्म हो जाएगा ना, तो एक झटका में अगर सीमेंट पाउडर बन जाएगा तो एगो ट्विन टावर जैसे गिरा था ना, ट्विन टावर को तो खैर बहुत समय लग गया, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा पूरा बिल्डिंग गिरने में। दुनिया में जितना भी बिल्डिंग सीमेंट से बना हुआ है सब एक झटका में गिर जाएगा। अब आप सोच के देखिए, एक बार कल्पना कीजिएगा कि सब बिल्डिंग अगर एक झटका में गिर जाए, धरती फट के सिकुड़ जाए, तो क्या ही स्थिति हो सकता है। ठीक है, उसके बाद
जीव जंतु में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, एक्वाटिक लाइफ होंगे जो मर जाएगा। आदमी मरेगा नहीं, आदमी नहीं मरेगा, सांस रोक के तो नहीं मरेगा, लेकिन अचानक से प्रेशर इतना ज़्यादा ड्रॉप होगा कि इंसान का जो शरीर में खून है ना सर, खून खून में जो नस है, नस फट जाएगा, या तो बहुत हेवी पेन होगा या फट जाएगा, ठीक है। तो इंसान भी खत्म। तो पृथ्वी खत्म, घर द्वार खत्म, बिल्डिंग खत्म, इंसान खत्म, जानवर खत्म, तो फिर दुनिया में बचा क्या यार। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अब आपको पता चल गया होगा ऑक्सीजन क्या क्या हो सकता है अगर कमी हो जाए एक सेकंड के लिए। तो अब आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर में। तो नाइट्रोजन फोर्थ बाई फिफ्थ ऑफ नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में होता है, यानी 79%, लेकिन एग्जैक्ट होता है कितना है, 78%। 1% क्या होता है, 1% आर्गन होता है। आर्गन को हम नाइट्रोजन के साथ क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, इसीलिए आर्गन को नाइट्रोजन के साथ हम लिखते हैं, ठीक है। ये कलरलेस गैस है, ऑदरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है, ना हम इसको देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चाट सकते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 0.97। खूनी गैस का भी 0.97 ही होता है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, यानी कि अगर हम पानी में नाइट्रोजन को मिलाने का कोशिश करेंगे तो ये मिलना थोड़ा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है नाइट्रोजन को पानी में मिलाना, तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, लेकिन हम लैब में मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है विच नाइदर बर्न नॉट सपोर्ट कंबसन, यानी कि न जलता है न जलने में सहायक होता है, ये एक इनर्ट गैस का कैटेगरी में आता है, ठीक है। गैस लो पढ़ाएंगे तो इनर्ट गैस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ बताएंगे, गैस लो भी पढ़ाना है आपको पहले ही चैप्टर में। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, कैसे समझाएं, रुक जाइए एक मिनट, हम आपको समझाते हैं। चलिए, एक बार हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एक सेकेंड, चलिए एक मिनट। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम नॉन कॉपीराइट का इमेज को यूज़ करेंगे, यूट्यूब में डालना हम भूल गए थे इसीलिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, समझाना चाहते हैं हम, क्या समझाते हैं आपको। देखो, अगर नाइट्रोजन को दुनिया से हम गायब कर दें तो क्या हो सकता है, समझते हैं एक बार। अगर नाइट्रोजन को दुनिया से गायब कर दे एक सेकंड के लिए तो आदमी मरेगा नहीं, आदमी नहीं मरेगा यार, आदमी नहीं मरेगा एक सेकंड के लिए, ना आदमी मरेगा ना जानवर मरेगा। तो फिर क्या हो सकता है घाटा। देखो, नाइट्रोजन जरूरी होता है कोई भी पेड़ पौधा का ग्रोथ के लिए, यानी कोई भी पेड़ पौधा अगर बढ़ेगा तो उसको नाइट्रोजन का जरूरत पड़ेगा। जितना भी पेड़ पौधा है, चाहे वो घास हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो बड़ा बड़ा, चाहे वो पौधा हो चाहे पेड़ हो, सबको बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं चाहिए हो, नाइट्रोजन का एक कुछ सब्सटीट्यूट चाहिए होता है, ठीक है, समझाएंगे आगे। तो उस वो जरूरत पड़ता है, मतलब कुल मिलाकर के नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। अगर नाइट्रोजन को हम एक सेकंड के लिए गायब कर दे दुनिया से तो क्या हो सकता है सर, अगर नाइट्रोजन जैसे खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधा जितना बढ़ा हुआ है ना उतना में ही रुक जाएगा। आप अगर एगो पेड़ लगाए हैं, सोचे हैं कि 2 साल बाद आम खाएंगे, तो आप कभी जिंदगी में आम नहीं खा पाएंगे। अगर आप भिंडी लगाए हैं, सोचे हैं कि भिंडी बढ़ेगा तो भिंडी काटेंगे, खाएंगे, बेचेंगे, तो भिंडी कभी बड़ा नहीं होगा। अगर आपके घर में साग घास फूस जितना बढ़ा होगा ना उतना में ही रुक जाएगा ग्रोथ उसका, उसके बाद वो बढ़ेगा ही नहीं, ना उसमें फल आएगा ना फ्रूट आएगा, धीरे धीरे वो सूख जाएगा बहुत सारा, और धीरे धीरे वो मर जाएगा। तो जानवर तो भैया, आदमी तो बेसिकली घास फूस ही खाता है ना, आदमी क्या खाता है, आदमी सब्जी खाता है, साग खाता है, जानवर खा, चलो मानते हैं मुर्गा मुर्गी खा के रह लेगा, मछली वछली खा के रह लेगा, फाइनली वो भी तो उसी पर डेवलप करता है ना, वो भी डिपेंड करता है बेसिकली पेड़ पौधा पे, कोरल्स पे, सब चीज़ पे। दुनिया में जब वही रुक जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, तो फिर आदमी, ये तो और ज़्यादा तकलीफ है, इसमें तड़प तड़प के मरेगा आदमी, है ना, खाना खाना पानी पानी कर करके मरेगा, तो ये और ज़्यादा खराब स्थिति है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन भी हमारी एटमोसफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आप समझ गए कि इम्पॉर्टेंट है क्यों है। दूसरा एक पॉइंट हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब हम आपको समझा रहे थे ऑक्सीजन अगर 6 घंटा से ज़्यादा कोई आदमी प्योर लेता है
तो उसको दिक्कत होने लगता है, और इसी दिक्कत को बैलेंस कौन करता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन खाली अगर लंबा टाइम तक आदमी लेगा, नाइट्रोजन नहीं लेगा, तो फिर जो फ्री रेडिकल्स है, क्या फ्री रेडिकल्स मतलब जो कुल मिलाकर के कहिए तो जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस बन जाता है ना, उसको बैलेंस कौन करता है? नाइट्रोजन। अगर नहीं बैलेंस करेगा तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेगा, जो आपका टिश्यू को क्या करेगा? खा जाएगा, टिश्यू खा जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका शरीर को सड़ाने का काम करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट अंडरगोज नो अल्टरेशन ऑन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जैसे कि हम बता चुके हैं कि सांस लेने में जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता है। बोला गया है कि मेन जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ब्लड बॉडी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। देखो, कल हम स्कूबा डाइवर के बारे में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिए, क्लास कीजिए रेगुलरली। वॉल्यूम 2 का एक भी चैप्टर अगर छूटेगा तो फिर हो सकता है आपका कनेक्शन बैठ नहीं पाए, इसीलिए वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। आपका लाइव लेक्चर हम नहीं अटेंड करवा पा रहे हैं, तो हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, और वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो, आपका काम भी आ जाए, आप जितना बार चाहें देख भी सकें। ठीक है, लाइव भी हालांकि कराएंगे बीच बीच में, ताकि डाउट वगैरह सब क्लियर हो सके। तो जब ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी हमारा नाइट्रोजन ऑब्जर्व करना शुरू होता है। काउजेज डेंजर ऑफ द बॉडी। क्यों होता है? हम आपको बताए थे कि स्कूबा डाइवर जब धरती के नीचे जाता है पानी में खोजने के लिए, फिर जब वापस आता है तो उसका बॉडी पे नाइट्रोजन ऑब्जर्व करने लगता है, शरीर का नस फट जाता है। ठीक है, ये एक इनएक्टिव गैस है। इफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज द ऑक्सीजन डिक्रीज काउजेज सफोकेशन। माइंस में अगर कभी किसी कारण से नाइट्रोजन बढ़ने लगे तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली घट जाएगा। कोई भी गैस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली घट जाएगा, जिससे सफोकेशन फील होगा। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में आग को पकड़ने के लिए। क्वेंचिंग फायर का मतलब क्या होता है? आग को पकड़ना, यानी आग को काबू पाना। यहाँ पे एक टर्म हम समझाना चाहेंगे, इनरटाइजेशन। इनरटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनरटाइजेशन? जब हम कभी भी, देखो, माइंस में कभी अंडरग्राउंड माइंस में फायर होता है ना, आग लग जाता है, और हम उस जगह पे जाके काबू नहीं कर सकते हैं, तो हम बोर होल करके करते हैं। सरफेस है, सरफेस से हम बोर होल करते हैं, और उस बोर होल में हम क्या डालते हैं? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं इनर्टाइजेशन। ठीक है, इसी को इनर्टाइजेशन बोलते हैं, जो आग को काबू पाने का काम करता है। तो नाइट्रोजन भी इसमें यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एनिमल यूज नहीं करता है, पहले इसको नाइट्रोजेनस कंपाउंड में चेंज करता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है, समझाते हैं आपको। देखो, ऐसा है, ठीक है, इसको हम समझाते हैं। देखो, इसको पूरा पूरी समझते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। ये जो दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेगा और अपना काम कराएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। यही नाइट्रोजन को अमोनिया में टूटना पड़ता है। ठीक है, किस में टूटना पड़ता है? अमोनिया में टूटना पड़ता है, और लास्ट में अमोनिया टूटने के बाद फिर नाइट्रेट्स बनता है, नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करता है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है नाइट्रेट्स, है ना, NO3 माइनस लिखते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल करता है पेड़ पौधा अपना ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। और ये प्रोटीन है, जैसे आपका बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा ना सर। आप प्रोटीन खा रहे हैं तभी आपका हाथ पैर में मसल्स आ रहा है, मसल बढ़ रहा है, प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, कोई भी कारण से बंद कर देंगे, है ना, घास फूस जितने जिसमें भी प्रोटीन होता है, अगर सब आप त्याग देंगे तो फिर आपका बॉडी ग्रो नहीं करेगा, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपका अ, शरीर ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह पेड़ पौधा के लिए जो प्रोटीन है वो क्या है? नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है। तो नाइट्रेट्स किससे मिलता है? एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को लेके बनाता है। कैसे बनता है? देखो, जनरल हम बता दे रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं है। दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले, अगर इसमें एगो राइबोसोम होता है, एक बैक्टीरिया, अगर राइबोसोम उसको एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन में एक कीड़ा टाइप का पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वो उसको अमोनिया बना देगा। फिर अमोनिया में कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, एक अलग बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट्स बना देगा, और फिर नाइट्राइट्स आपका पेड़ पौधा यूज कर लेगा। पहले तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? जब थंडरिंग होता है ना सर, बिजली कड़कता है, तो बिजली कड़कता है तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन टूट जाता है नाइट्रेट्स में। बिजली कड़कने से क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है डायरेक्टली नाइट्रेट्स में टूट जाता है, और यही नाइट्रेट तो पेड़ पौधा को चाहिए था प्रोटीन बनाने के लिए।
इसको नाइट्रोजन नाइट्रेट को लेगा पेड़ पौधा, अपना बॉडी बनाएगा। ठीक है, तो ये सब तरीका है। एक और क्या तरीका है, देखो जो गाय भैंस होता है ना, यानी जानवर होता है, जानवर जब खा पी के वेस्ट निकाल देता है, समझ रहा है, डंग कर देता है, बाथरूम कर देता है, तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, उसका सड़ने गलने के कारण अमोनिया बनता है और फिर उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उस अमाउंट को नाइट्रोजन। इसीलिए देखो गांव में बहुत सारा आदमी है ना, वो क्या करता है, खेत में अपना गोबर डलवाता है। गोबर में क्या होता है, गोबर भी ऐसा नहीं कि गोबर तुरंत गाय से निकला और डाल दिया, अगर ऐसा डाल रहा है तो फिर दिक्कत है ना सर। गोबर में कुछ क्वांटिटी होता है, उसमें अमोनिया होना चाहिए, अमोनिया का जांच कराना चाहिए। आजकल तो फ्री हो गया है, कोई भी आदमी किसान केंद्र में जाके अपना मिट्टी का जांच करा सकता है, गोबर का जांच करा सकता है कि इसमें कितना परसेंट ह्यूमिड अमोनिया है। अपना मिट्टी ले जाइए, कहीं से गोबर जो आप छिड़कना चाहते हैं उसको ले जाइए, दोनों का जांच कराइए, देखिए कि दोनों फिक्स बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा। तो अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं नाइट्राइट्स बनाने में, और नाइट्राइट्स फिर आपका पेड़ पौधा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो पूरा साइकिल है, इस पूरा साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आगे वाला टाइम में दिक्कत होगा, इसलिए हम बेसिक से प्रो लेवल तक ले जा रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए, नूब से प्रो, है ना। चलिए, नूब से प्रो क्या होता है समझ गए होंगे बहुत तो। ठीक, तो नाइट्रोजन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक गैस है जो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन बिटर होता है टेस्ट में। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, कड़वा, थोड़ा तीता टाइप का। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, माइंस में, अंडरग्राउंड एक माइंस था, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, एक अंडरग्राउंड माइंस था। उस अंडरग्राउंड माइंस से पानी निकाल के बाहर फेंक रहा था, मतलब माइंस में पानी भर जाता है ना, तो उसको निकाल के बाहर फेंकता है। तो जहाँ बाहर फेंकता है उसमें एक सहरा बना हुआ था, सहरा नहीं समझ रहे हो तो समझिए कि वो पानी रखने का टैंक जैसा छोटा सा बनाते हैं हम, उसको सहरा बोलते हैं। तो उसमें पानी भर के रखा जाता है ताकि उससे धोने वोने का काम कर सके, माइंस के ऊपर में थोड़ा काम वाम पानी वानी छिड़कने का हल्का फुल्का कुछ काम कर सके। तो उस सहरा का पानी आदमी पीता था। ठीक है, जब ऐसे सरफेस में पानी आता था तो सहरा का आदमी पानी पीना शुरू कर देता था। तो ऐसे ही पानी पी रहा था, एक दिन क्या हुआ, वो पानी बहुत कड़वा लग रहा था, लेकिन आदमी लोग इग्नोर करके पिए जा रहा था, क्योंकि उसी पानी का, उसी माइंस का पानी पीने का आदत था। तो उसके बाद लगातार 10 से 12 आदमी को फूड पॉइजनिंग हो गया, मतलब अचानक से पेट गड़बड़ा गया, बाथरूम होने लगा, उल्टी होने लगा, तकलीफ हो रहा था, पूरा पेट में थोड़ा जलन टाइप का हो रहा था। तो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब को दिखाया, तो डॉक्टर साहब पूछे कि खाना वाना क्या खाया था, फिर पूछे पानी वानी के बारे में, तो पता चला फिर बाद में, इस पानी का जांच कराया गया तो पता चला इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा था, है ना, करीबन 2.5% के आसपास। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जिस जगह से पानी निकाल के फेंक रहे थे उस पर्टिकुलर जगह में एक डीप गैलरी था, सम्प, डीप सम्प, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेशन सही नहीं रहने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भरा था, और उस पानी को आदमी पी रहा था। तो कभी भी अगर माइंस में आप पानी पीते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर फिल्टर वाला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अगर आपका कैन वाला है तब तो और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही अंडरग्राउंड माइन से पानी आ रहा है पाइप से और बाहर में आप पानी पी रहे हैं, कोई भी चीज़ में भर के या डायरेक्टली, तो पानी का टेस्ट को देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी कड़वा लगेगा ना तो उस पानी को मत पीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं कि तुरंत मार डालेगा आदमी को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पीने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.52, तो चूंकि हवा से भारी होता है, हवा क्या है 1.1, ये कितना है 1.5, हवा से भारी है, कहाँ पाया जाएगा सर, नीचे पाया जाएगा। ठीक है, डीप साइड में पाया जाएगा। ये आपका वेरी सॉल्युबल होता है वाटर में, वेरी सॉल्युबल मतलब पूरी तरह से पानी में घुल जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 100% भाग में 100% घुल जाता है सर, 100%, और एक वीक एसिड बनाता है। हम आपको समझाते हैं, एक गिलास लीजिए, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड घोल दीजिए, मान लीजिए 100% पानी में 100% कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया, तो वो एक एसिड बन जाएगा, वीक एसिड। आप उसमें एक तो कपड़ा डुबा के रख दीजिए 4 दिन, 4 दिन बाद उस कपड़ा को निकाल के फाड़िए, बहुत ही आराम से फट जाएगा वो कपड़ा। कारण क्योंकि वो कपड़ा सड़ चुका है, कपड़ा क्या हो चुका है, कपड़ा सड़ चुका है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो एक वीक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जलने में सहायक नहीं होता, बल्कि उसको बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर भी बनता है, CO2 गैस टाइप, CO2 वाटर टाइप, ठीक है। ये सब वॉल्यूम 2 में ही पढ़ोगे यार, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। और हम आपको कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि डीजे देशमुख से बेहतर पूरा मार्केट में किताब नहीं है कोई सर। आपको अभी थोड़ा-सा लग रहा होगा कि डाटा बहुत एरर है, पुराना है, 80 में लिखा गया है, 1980s में, अभी मॉडर्न ज़माना आ गया, 2022 चल रहा है, 40 साल हो चुका है किताब का। तो आप देखो यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो एक बार लिखा गया ना, तो उस लेवल को कोई बराबरी नहीं कर सकता है। डीजे देशमुख को 1980s में लिखा गया था, 2022 चल रहा है, 40 साल हो गया सर। आप खुद सोच के देखिए, 40 साल में माइनिंग का टेक्स्ट बुक को कोई रिप्लेक्स नहीं कर पाया, कोई रिप्लेस नहीं कर पाया आज तक। कोई एक ऐसा किताब नहीं है जिसको माइनिंग में टेक्स्ट बुक घोषित किया गया हो, डीजे देशमुख का बुक को छोड़ के। आईआईटी, आईएसएम, खड़गपुर, एनआईटी, डिप्लोमा, सब जगह पे ये टेक्स्ट बुक है। तो इसके पीछे कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो होगा इस किताब में, जो इस किताब को बहुत स्पेशल बनाता है। बस वो ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसका नॉलेज। समझिए ये समंदर है, समंदर से आप लोटा-लोटा पानी भरना शुरू किए, ठीक है? चलिए, बहुत सारा पानी आपको छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन बहुत मज़ेदार किताब है, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम हैं ना, आपको एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका गारंटी लेते हैं हम, ठीक है? चलिए, तो ये बेसिकली आग बुझाने में सहायक होता है। ये बनता है कैसे? जिसमें भी ऑक्सीजन खर्चा होगा सर, उसमें CO2 बनेगा। ऑक्सीजन किस में खर्चा होता है? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खर्चा होता है, तो CO2 बनता है 4.4%। फ्लेम सेप्टिलम जलाते हैं, ऑक्सीजन खर्चा होता है, CO2 बनता है, जी बिल्कुल बनता है। लकड़ी सड़ता गलता है, ऑक्सीजन खर्चा होता है, तो CO2 बनता है, जी बिल्कुल बनता है। ऑक्सीडेशन होता है कोयला का, CO2 खर्चा होता है, O2 खर्चा होता है, CO2 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन खर्चा होगा, CO2 बनेगा। अब आते हैं कार्बन साइकिल के ऊपर में। तो देखो कार्बन साइकिल क्या है? एटमॉस्फेयर में कार्बन रहता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आप एक बार मन में बोलिएगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ठीक है, थोड़ा हम कलर चेंज कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है सनलाइट, ठीक, सूरज का किरण। उसके बाद चाहिए होता है पानी। वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिल जाता है सर। जो जड़ होता है ना, ठीक है, रूट, वो आपका मिट्टी से पानी खींच लेता है। इसके बाद चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों मिल जाता है ना, तो फिर पेड़ पौधा खाना बनाता है अपना पत्ता में, और फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि जरूरी होता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा लेने के बाद फिर उसमें से ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन आदमी लेता है, ठीक है। इसके बाद जितना भी फैक्ट्री है, ये सब भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है, ठीक है, और ये फिर वापस जाता है। देखो जब तक आदमी सांस लेता था ना, तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आया, तैसे तैसे हमको पेड़ पौधा और लगाना पड़ा। और अब ऐसा दौर आ गया है कि इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है कि पेड़ पौधा उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है सर। तो एटमॉस्फेयर में खाली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का मात्रा घूम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड, बहुत सारे कार्बन का फॉर्म्स है जो घूम रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब कभी भी कार्बन का प्रोडक्ट, क्या सर? कार्बन का प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन इमिशन। क्या कहते हैं? कार्बन इमिशन। कोई भी चीज़ से जब कार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्राइड, ऐसा कुछ भी निकलता है कार्बन से रिलेटेड, और जब वो निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम कार्बन इमिशन कहते हैं। और यही कार्बन इमिशन आज का टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने का काम करता है। तो कार्बन इमिशन के बारे में कभी डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल जान लीजिए कि कार्बन इमिशन को लेके सरकार बहुत सारा कदम उठा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड अपना 2 सब्सिडरी बनाने वाला है इसको लेके, ठीक है। तो एलएनजी का प्रयोग किया जा रहा है सीएनजी की जगह पे। डीजल को अब बैन करने वाला है आने वाला 5 साल में। धीरे-धीरे उसको अप्लाई करेगा। पहले तो फर्स्ट फेज़ में है, उसके बाद धीरे-धीरे बैन करेगा। थोड़ा-सा अभी समय लगेगा। तो कार्बन साइकिल बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कितना मात्रा कब कब रहेगा, तो क्या इंसान के बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा लेक्चर लंबा होता है, लेकिन आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक एक वीडियो में दो दो लेक्चर का ज्ञान दें, ताकि आपका काम है।
तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जनरली 0.5% रहेगा तो सांस कुछ गहरा हो जाता है। 3% में सांस का गति दोगुना हो जाता है, थकावट हो जाता है और सेफ्टी लैंप बुझ जाता है। 3% कार्बन डाइऑक्साइड में सेफ्टी लैंप बुझ गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 17% ऑक्सीजन है। क्योंकि हम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे 17% ऑक्सीजन रहता है तो FSL जो है वो बुझ जाता है। और यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं कि 3% क्या रहेगा? 3% CO2 रहेगा। 3% CO2 रहेगा तो फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3% कहीं पे CO2 है, इसका मतलब यह है कि 17% कार ऑक्सीजन है। क्या है? 17% ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसके बाद 6% रहेगा तो तेजी से हपना होगा, कमजोरी होगा। 10% में कुछ मिनट में मृत्यु भी हो सकता है, बेहोशी भी हो सकता है। ये सब डीजे देशमुख ये सब एलसी काकू साहब का डाटा है जो आप पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो आज एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप घर में खोजिए, गूगल में खोजिए, जहाँ खोजना है खोजिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम दुनिया से गायब कर दें तो क्या क्या हो सकता है? जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में बताया, क्या हो सकता है प्रैक्टिकली, क्या क्या हो सकता है आप सोचिएगा। कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जितना शॉर्ट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी और क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। सबको जय हिंद।